डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो पे। वेस्टर्न क्लासिकल फिलॉसफी के प्रणेता, शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ फिलोसोफर इंक्लूडिंग पॉलिटिकल फिलोसोफर। ये 5वें सेमेस्टर में इंडियन यूनिवर्सिटीज में बीए ऑनर्स में सिलेबस में है, लेकिन मुझे आशा है कि हर कंपटीशन में इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इससे मदद मिलेगी। 2 पार्ट में मैंने कोशिश की है। इस पार्ट में इंट्रोडक्शन के अलावा उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और जस्टिस को समझाने की कोशिश की है, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे उनकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को और उनकी कम्युनिटी या कम्युनल लाइफ जो उन्होंने अपने समाज के लिए कहा था। इन 2 चीजों पे विस्तार में चर्चा करेंगे। सो लेट अस बिगिन। यदि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन देखें, मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी एज प्रोपाउंडेड इन द रिपब्लिक। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जवाब जो है आपको इस वीडियो देखने पे मिल जाएगा, दोनों पार्ट में से एक में। क्वेश्चन 2 है, क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। पूरी जो रिपब्लिक उनकी बुक है वो कंसर्निंग जस्टिस है, तो जस्टिस पे उन्होंने क्या कहा है ये मैंने 2 स्लाइड में बनाने की कोशिश की है इन वीडियोस में। तीसरा है, डिस्कस द रैशनलिस्ट विजन ऑफ प्लेटोस एज ब्राउट आउट इन हिज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। तो ये बेसिकली निकलता है उनके थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट से, जिसपे कि हमने 2 स्लाइड में चर्चा की है। एंड देन फाइनली डिस्कस द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज ऑफ प्लेटो। तो ये भी हमने जो है 2 स्लाइड में चर्चा की। आप इन तरह के सभी क्वेश्चन का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से, मुझे आशा है कि इन वीडियो और इस जैसे कुछ और टेक्स्ट को पढ़ के आप दे पाएंगे। लाइफ एंड टाइम ऑफ प्लेटो। प्लेटो आपको पता है, आप जरूर जानते होंगे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेस्टर्न फिलोसोफर, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल फिलोसोफर भी, बट जनरली क्लासिकल वेस्टर्न फिलोसोफर थे। और उनका इतना गहरा प्रभाव है पूरे दुनिया के फिलॉसफी पे, क्योंकि अभी भी हम वेस्टर्न फिलॉसफी से बहुत ज्यादा गाइडेड होते हैं यूरोसेंट्रिज्म के चलते। तो उनको उनके लाइफ और टाइम को जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उनका जन्म जो है ईसा पूर्व 428 बीसी में हुआ था। अभी से समझ लीजिए करीब 2500 साल पहले की बात है। लगभग आप यदि ऐसा देखिए तो गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ 100 साल बाद उनका जन्म हुआ था। तो कितनी पुरानी बात है, आप इस चीज को अंदाज लगा सकते हैं। ये एथेंस ग्रीस में हुआ था, मॉडर्न ग्रीस में। और एथेंस उस समय में डेमोक्रेसी था, पहला जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वहां एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उस समय में प्लेटो का जन्म एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में होता है। प्लेटो के जो मेंटर या गुरु जो है वो सोक्रेट्स थे, जिसको हिंदी में हम सुकरात भी कहते हैं। और उनका जो शिष्य था वो अरिस्टोटल था, जिसको अरस्तु भी कहते हैं हिंदी में। तो प्लेटो, सोक्रात और एरिस्टोटल, ये 3 जो त्रिमूर्ति हैं, ये दे आर कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल फिलॉसफी। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि प्लेटो की जो फिलॉसफी आई थी वो ईसा पूर्व आई थी। तो इवन क्रिश्चियनिटी के सैकड़ों साल पहले आई थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे जो चीज लिए गए हैं वो प्लेटो के फिलॉसफी से लिए गए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया कि उस समय में करीब 30 इयर्स का एक ग्रेट वॉर हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में। उसको पेलोपोनेसियन वॉर कहते हैं, जिसमें कि डेमोक्रेटिक एथेंस मिलिट्री स्पार्टा से हार गया था। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा था प्लेटो के राइटिंग पे। और उसी समय में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सोक्रेट को मृत्यु दंड दिया था, जहर देके उनको मार दिया गया था। तो इस 2 बातों का, एक कि एथेंस क्यों हार गया स्पार्टा से डेमोक्रेसी होते हुए भी, इतना फ्लोरिशिंग समाज होते हुए भी, और क्यों जो है डेमोक्रेसी ने जो है उसके उनके गुरु को, ऐसा लीजेंडरी फिलोसफर को मृत्यु दंड दिया, इसका। और इसके अलावा कि समाज में क्यों इतनी कैओटिज्म है, इतना ओपिनियटेड है, इतना बटा हुआ समाज है, सब लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, सब लोग अपने अपने बिलीफ और ओपिनियन से गाइडेड होते हैं, पैशन से गाइडेड होते हैं, फ्रैगमेंटेड समाज है, ऑर्डर नहीं है। इन सब का उनके ऊपर गहरा असर पड़ा। इसलिए उनकी जो थॉट है वो सारी हैं जो कि एथेंस को इससे बदल सकती है। इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी को नकार दिया, इसलिए उन्होंने इंडिविजुअलिज्म को नकारा, वो कम्युनिटेरियनिज्म पे गए। उन्होंने ओपन सोसाइटी को नकार के क्लोज सोसाइटी बनाई, रेजिमेंटेड सोसाइटी। आप आगे देखेंगे उनके जो आइडियल स्टेट थे। और वो कैओस जो सोसाइटी में था, जो ओपिनियटेड थी, जो बिलीफ परसेप्शन पे आधारित थी, उसको उन्होंने साइंस, रीजन, नॉलेज और ट्रू जिसको बोलते हैं विजडम पे आधारित, जो है ज्ञान पे आधारित समाज और लाइफ की परिकल्पना उन्होंने
की। उसको उन्होंने कहा कि ट्रू फॉर्म है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, आइडिया है, इस सेंस से वो हम लोग आगे देखेंगे। और उन्होंने जो है एक एकेडमी नाम का एक संस्था, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाई जो कि एक तरह का यूनिवर्सिटी बना। वो फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी था। उन्होंने 36 बुक लिखे 35 डायलॉग के फॉर्म में। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता था। उनके अधिकतर बुक में जो डायलॉग होती है, और 13 उन्होंने लेटर भी लिखे। कुछ का जो है कहा जाता है कि वो प्लेटो के नहीं है, उनको उनसे एट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। तो 35 डायलॉग और 13 लेटर आप मान सकते हैं मैक्सिमम उन्होंने लिखा। 36 उनकी क्रिएशन है। मैं ये बता रहा था कि उनकी जो जितनी भी बुक हैं वो कोई टेक्स्ट या ट्रीटीज के फॉर्म में नहीं है, वो डायलॉग के फॉर्म में, जहाँ की मेन जो बोलने वाला सोक्रेट होता है। और सोक्रेट्स जो है आप याद रखिए, उन्होंने कुछ अपने से नहीं लिखा। जो कुछ भी हम जानते हैं सोक्रेट्स की फिलॉसफी, सच या झूठ, वो प्लेटो के मुंह से हम जानते हैं, उनके क्रिएशन में जानते हैं। और सोक्रेट जो है उन कई सारे पात्र, जिसमें से कई प्लेटो के जो रिलेशंस भी थे, उनकी बातों को वो काट काट करके आपको शिक्षा देते हैं। जैसे कोई पात्र पूछता है जस्टिस क्या ये है, तो सोक्रेट कहते हैं नहीं, देखो जस्टिस ये नहीं है। क्यों नहीं है, फिर उसका कारण देते हैं, फिर बताते हैं जस्टिस क्या है। इस तरह से उन्होंने सारी थ्योरी प्लेटो ने सोक्रेट के मुंह से डायलॉग के फॉर्म में अपनी क्रिएशन में कहा है। उनकी जो ग्रेटेस्ट क्रिएशन है वो 386 बीसी में रिपब्लिक आती है, जिसपे कि ये पूरा वीडियो लगभग बेस्ड है। उसका सब टाइटल था कंसर्निंग जस्टिस, तो ये जस्टिस के बारे में पूरा बुक है। और 360 बीसी में स्टेट्समैन आता है, जहां पे कि वो थोड़ी चेंज करते हैं अपने फिलॉसफी को। और उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश होती है लॉज, उसमें और भी अपने थॉट को वो चेंज करते हैं, और वो सेकेंड बेस्ट स्टेट की परिकल्पना भी करते हैं, जो मैं आपको आगे में बताऊंगा। सो दिस इज लाइफ एंड टाइम ऑफ प्लेटो। इस स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मेन थॉट्स क्या हैं। ये बहुत समरी मैंने दिया है, इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ये है कि ट्रू वर्च्यू जो है वो नॉलेज है, मतलब ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा वर्च्यू है। और नॉलेज से हम ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो दुनिया का है, मतलब जो शाश्वत सत्य है, उसको हम जान सकते हैं अपने ज्ञान से। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अभी पोस्ट मॉडर्निज्म में इसको नकार दिया गया है। ये कहा जाता है कि ट्रूथ ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है, सब्जेक्टिव होता है। लेकिन प्लेटो का मानना था कि जो फॉर्म है, जो उनकी इसेंस, जो आइडिया इसेंस या फॉर्म, जो आगे मैं बताऊंगा उनके थ्योरी ऑफ फॉर्म, वो इटर्नल शाश्वत सत्य है। और वो जो है उसको जाना जा सकता है ट्रू नॉलेज से। और वो नॉलेज आप अपने रीजन से, अपने तर्क से और प्रैक्टिस से, साइंस, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी को पढ़ के अर्जित कर सकते हैं। ये उनका पहला था, और ये सबसे बड़ा वर्च्यू है किसी ह्यूमन में और किसी सोसाइटी में भी। दूसरा उनका कहना था कि जो दुनिया हम देखते हैं, जो दुनिया हमारे सेंस ऑर्गन, छूने, देखने, चखने, इन सब से, जो आंख, कान, नाक से जो हमारी जो दुनिया हम महसूस करते हैं, वो दुनिया धोखा है। वो बस कॉपी या शैडो मात्र है एक दूसरी दुनिया की, जो हमारे सेंसेस से परे है। उनका कहना था वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, और वो वर्ल्ड केवल उसको दिखता है जो ट्रू नॉलेज प्राप्त कर लेता है। और उस इंटेलिजिबल वर्ल्ड में जो ट्रू फॉर्म्स हैं, जो इसेंस है किसी चीज के होने का, जैसे कि फूल, तो फूल के होने का जो इसेंस है वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड में है। आप एक पर्टिकुलर गुलाब के फूल को देखते हैं, वो उस फूल के होने का केवल वो कॉपी या एहसास मात्र है। तो ये उनका कहना था कि हम सब ह्यूमन को अपने सेंस वर्ल्ड से या विजिबल वर्ल्ड से, जो कि एक तरह की गुफा में हम हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करके हमको सन के लाइट वाले ओपन इंटेलिजिबल वर्ल्ड में जाने का हक है, और हमें जाना चाहिए। उसके लिए हमें फिलोसोफर गाइड की जरूरत है, जो हमें गाइड करके बाहर ले जा सकता है। ये उनका सेकेंड थॉट था। इसी से जो उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म आती है, जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड उनका इंपॉर्टेंट कंसर्निंग जस्टिस था। उनके अनुसार से जस्टिस जो है वो बैलेंस, हार्मनी है इंडिविजुअल सोल का एज वेल एज सोसाइटी का। उनका कहना था कि एक जो इंडिविजुअल आत्मा है, वो तीन उसके एलिमेंट होते हैं। एक जो है रीजन से गाइडेड होता है, दूसरा स्पिरिट या पैशन से, और तीसरी एपेटाइट मतलब प्लेजर या पेन से। रीजन यदि आपके पैशन और डिजायर मतलब एपेटाइट और स्पिरिट को यदि गाइड करता है, कंट्रोल करता है, तो आपका हार्मोनियस सेल्फ है, तो आप जस्ट इंडिविजुअल हो और आप हैप्पी लाइफ और फुलफिल्ड लाइफ लीड करोगे। उनके अनुसार से लाइफ का और ज्ञान का या जो नॉलेज का पर्पस ये है, हाउ टू लीड ए फुलफिल्ड लाइफ, यानी कि गुड लाइफ, वर्चुअस लाइफ, पर्पसफुल लाइफ और फुलफिल्ड लाइफ। और वो जस्ट इंडिविजुअल ही कर सकता है जिसकी आत्मा में हार्मनी है, बैलेंस है बिटवीन दीज थ्री
एलिमेंट। इसी तरह समाज में भी उन्होंने कहा था कि 3 पार्ट होते हैं। एक, जो लोग अपने रीजन से ज्यादा गाइडेड होते हैं उसको रूल करना चाहिए, जो लोग अपने स्पिरिट से ज्यादा गाइड होते हैं उनको सोल्जर बनना चाहिए, और जो एपेटाइट से ज्यादा गाइड होते हैं उनको प्रोड्यूसर या नॉर्मल सिटीजन बनना चाहिए। जो समाज इस टाइप का होगा और हर क्लास अपना अपना काम एक्सेलेंट वे में दूसरे के काम में बिना टांग अराई करेगा और मतलब निस्वार्थ भाव से करेगा कॉमन गुड के लिए, वो समाज जस्ट होगा और जस्टिस उस समाज में प्रिवेल करेगी और हर इंडिविजुअल उस समाज में गुड लाइफ या फुलफिल लाइफ लीड करेगा। सो उनके अनुसार जस्टिस जो है जस्ट ऑर्डर है, डूइंग व्हाट वन इज बेस्ट इन डूइंग है, और सपोज टू डू फॉर हैविंग गुड और फुलफिल लाइफ है। और उनके अनुसार से आइडियल स्टेट जिसमें जिससे मैंने आपको बताया कि जिसमें कि रीजन लोग जो है रूल करते हैं, स्पिरिटेड लोग रक्षा करते हैं, और जो एपेटाइट या प्लेजर पेन से गाइडेड हैं वो प्रोड्यूसर बनते हैं, ये समाज या ये स्टेट जस्ट होता है, वहां जस्टिस रहती है। ऐसा समाज हारमोनियस होता है, ऐसा समाज यूनिफाइड होता है, यानी कि वहां इंडिविजुअल सोल और स्टेट दोनों यूनिफाई हो जाती है। आपने देखा कैसे। और इस समाज में एक इंडिविजुअल गुड लाइफ लीड कर सकता है, फुलफिल लाइफ लीड कर सकता है। तो ये पूरी तरह से आप देखेंगे तो ये कैसा दिखता है। रूसो जैसे भी आपको दिखेंगे कम्युनिटेरियन है, ये यूटोपिक दिखेंगे आपको, जो पुराने जो सोशलिस्ट थे वैसे वैसे भी दिखेंगे। ये आपको कम्युनिज्म की भी फीलिंग वाले दिखेंगे, बहुत रेजिमेंटेड। इसलिए इनको कई लोग कहते हैं कि ये टोटलिटेरियन रेजिम के सबसे पहले जो हैं वो संस्थापक थे। तो ये एक तरह से यूटोपिक थिंकर हैं, आइडियलिज्म है। ये आइडिया के वर्ल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि जिस वर्ल्ड को हम छू करके देख करके सूंघ के समझ सकते हैं, सेंसस के वर्ल्ड को। ये रेडिकल इनका विचार है। आपने देखेंगे आगे भी कि कैसे रेडिकलिज्म है, मतलब कि आपको सुन के लगेगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और एक तरह से ये बहुत ही आइडियलिस्टिक परिकल्पना करने वाले लेकिन ग्रेट थिंकर हैं, ये सोचने वाले कि कैसे हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, कैसे ट्रू और वर्चुअस जो है लाइफ ले सकते हैं, हम कैसे जो है अंधकार से प्रकाश में जा सकते हैं। इस तरह की सोचने वाले, एक तरह का जैसे कि गौतम बुद्ध ने इंडिया में सोचा, उस टाइप की जो थिंकिंग फिलॉसफी आप प्लेटो का स्थान आप समझ सकते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड में। आइए समझने की कोशिश करते हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को। ये उनका बिल्डिंग ब्लॉक है उनके इंटायर फिलॉसफी का, उनके आइडियलिज्म का और उनके मेटाफिजिक्स का। इन सब टर्म को भी थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये समझे कि वो कहना क्या चाहते हैं। उनके अनुसार से फॉर्म्स, इस इंग्लिश के वर्ड पे मत जाइए। फॉर्म एक टाइप का आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, ट्रू कॉन्सेप्ट, आप उसको फॉर्म कह लीजिए। फॉर्म और आइडियाज आर इसेंस एंड रियलिटी ऑफ एवरी ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट बाय आवर सेंसेस। हम जो कुछ भी चीज देखते हैं दुनिया में, हम एक टेबल को देखते हैं तो हम कैसे समझते हैं कि ये टेबल है, तो उसके पीछे जो इसेंस है टेबल होने का, उसके पीछे जो आइडिया है कि टेबल कहते किसको है, वो फॉर्म है या कॉन्सेप्ट है, ट्रू कॉन्सेप्ट है, आइडिया है प्लेटो के अनुसार। मतलब जितनी भी चीजें दुनिया में हम अपने सेंस ऑर्गन से देखते हैं, छू करके, टच करके, सूंघ करके, उन सब के पीछे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जिससे हम उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं कि वो है क्या, और समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस चीज को बिलोंग करते हैं या किस क्लास को, वो फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक गुलाब का फूल देखते हैं तो आप कैसे समझते हैं कि ये पहले तो एक फूल है, ये जो है फल नहीं है, और फिर वो गुलाब का फूल है, वो जो है गेंदे का फूल नहीं है। तो उसके पीछे जो आप आइडेंटिटी या इसेंस लेते हैं कि गुलाब का फूल होने का ये मायने, जबकि वो हजारों तरह गुलाब के फूल होते हैं, लेकिन आप देखते ही पहचान जाते हैं कि ये गुलाब का फूल है, चाहे काला या गुलाबी भी क्यों ना हो, मतलब अलग अलग कलर के भी। तो उनका कहना है कि किसी भी चीज के होने का जो इसेंस होता है, जो उसका ट्रू कॉन्सेप्ट होता है, जो उस चीज को डिफाइन करता है, उसको एक आइडेंटिटी देता है जिससे हम परसीव कर पाते हैं कि ये वही चीज है, वो रियल कॉन्सेप्ट, वो रियल जो आइडिया है किसी भी चीज के पीछे, वो फॉर्म है प्लेटो के अनुसार। सो फॉर्म क्या है, वो इटर्नल होगा, मतलब कभी चेंज नहीं होगा, अनचेंजेबल होगा, मतलब सदा के लिए रहेगा, शाश्वत होगा, और वो शाश्वत सत्य होगा, मतलब एब्सोल्युटली ट्रू होगा, वो कभी बदलेगा नहीं। मतलब ये जो फॉर्म है वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि फूल है तो कभी वो फल में नहीं बदल जाएगा,
गुलाब है तो वो गुलाब ही रहेगा, वो किसी और गेंदे में नहीं बदल जाएगा, वो हमेशा एब्सोल्युटली ट्रू है, अनचेंजेबल है। लेकिन एक पर्टिकुलर जो गुलाब का फूल है वो मुरझा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो कई बार जो है उसके कलर बदल जाएंगे, लेकिन उसका फॉर्म बदल जाएगा, लेकिन जो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी इसेंस है, जो उसका आइडिया है, वो हमेशा चेंज रहेगा, शाश्वत सत्य रहेगा। इसको उन्होंने कहा कि नेचर ऑफ बीइंग, कोई चीज के होने का क्या मायने होता है, ये फॉर्म है। और जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, हम जो गुलाब के फूल को देखे, वो अच्छा खिला हुआ है, शाम में वो मुरझा जाता है, अगले दिन वो बिल्कुल गंदा दिखता है, वो पैरों से कुचला चला जाता है, उसकी अस्तित्व मिट जाती है। वो इनका कहना है कि वो तो उस इसेंस का, वो जो गुलाब है और जो फूल है, उस इसेंस का केवल एक शैडो मात्र है, एक कॉपी मात्र है, एक ट्रांजिएंट है, क्षण भंगुर है, वो तो खत्म हो जाना है। इसको उन्होंने बोला बिकमिंग समथिंग। कोई चीज अपने फॉर्म को धारण करके कुछ बन जाता है, उस फॉर्म के जैसा दिखने की कोशिश करता है, उसका शैडो या कॉपी होता है, उसी को हमारा सेंस ऑर्गन देख पाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इसको। और एग्जाम्पल से देखिए, जैसे प्लेटो के अनुसार ब्यूटी, गुडनेस, इक्वलिटी मतलब समता, जस्टिस न्याय, ट्रायंगल, मान लीजिए एक तिकोना बनता है ट्रायंगल, सर्कल, एक सर्कल हम बनाते हैं, या ह्यूमैनिटी, ये सब जो है फॉर्म है, मतलब ये इसेंस है, ये आइडियाज हैं। और उससे जो हम दिखता है रियल वर्ल्ड में, वो कुछ सुंदर चीजें दिखती है, ब्यूटीफुल थिंग, गुड दिखता है, कोई अच्छा है, हम समझते हैं कि अच्छा है, बुरा है। दो आदमी के बीच में इक्वलिटी है, इक्वल है, वो इक्वलिटी से लेता है वो फॉर्म। कोई आदमी जस्ट है या कोई सिस्टम जस्ट है, तो वो जस्टिस से फॉर्म ले रहा है। कोई एक ट्रायंगल जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, वो उस ट्रायंगल सर्कल जो फॉर्म है उसका वो शैडो या कॉपी है। ये सब ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट है जो हमारे सेंस ऑर्गन उसको देखते हैं, और वो सब अपने अपने फॉर्म की कॉपी या शैडो होते हैं, एक्चुअल में वो होते नहीं है, केवल वो उसकी कॉपी मात्र, फोटो कॉपी समझ लीजिए। जैसे उनका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक कारपेंटर है, एक बढ़ई है, वो एक टेबल बनाना चाहता है, उसको दो चीजों की जरूरत है। एक तो उसको रियल छूने वाले सब्सटेंस चाहिए, जैसे लकड़ी चाहिए, उसको इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसको एक आइडिया चाहिए, फॉर्म जिसको कहते हैं कि टेबल होता क्या है। वो जो चीज है, जब वो सोचता है कि टेबल में ये सब गुण होने चाहिए, तो वहां उस फॉर्म के बारे में सोच रहा है। और जो वो टेबल बनाता है, वो उसका कॉपी, फोटो कॉपी या शैडो है जो वो बना पाता है। अब यदि किसी को रियल नॉलेज है टेबल होने का, जो ज्ञानवान, जिसको नॉलेजेबल फिलोसोफर कहते हैं, तो वो एग्जामिन कर सकता है कि कारपेंटर ने जो टेबल बनाया है, वो रियल जो टेबल का फॉर्म है उसके कंपैरिजन में अच्छा है, कमजोर है, बुरा है, मजबूत है, ऑल। तो फॉर्म का एक दूसरा काम भी है कि जो रियल वर्ल्ड में, आपके ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड में जो चीजें हैं, विजिबल वर्ल्ड वर्ल्ड में, उसको आप तुलना भी कर सकते हैं कि सही मायने में ये अच्छा है और या ये खराब है, इन कंपैरिजन टू इट्स ट्रू इसेंस और ट्रू बीइंग और ट्रू फॉर्म। सो फॉर्म और आइडिया बिलोंग टू इंटेलिजिबल वर्ल्ड। आगे के स्लाइड में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट भी किया है, ये इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, ज्ञान की दुनिया है, नॉलेज की दुनिया है। और जो ऑब्जेक्ट थिंग जो हम देखते हैं, जो उस फॉर्म को धारण करते हैं, जो उसका रूप होते हैं, प्रतिरूप होते हैं, जो उसकी प्रतिछाया होते हैं, वो विजिबल और ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड है, जो हमारे सेंस ऑर्गन से हम महसूस कर पाते हैं, जिसमें हम रहते हैं। सो फॉर्म रिप्रेजेंट ट्रू नॉलेज, ट्रू और रियल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, और जिसको जाना जा सकता है तर्क से, रीजन से, जो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हमें उसके लिए साइंस, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी इसका सहारा लेना पड़ता है। हम ऑब्जेक्ट को जान सकते हैं। ये सब ये प्लेटो कर रहे हैं, सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें से कई बातें हैं जिसपे कि मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ। कैन तो हम ट्रू नॉलेज को हम रियल अपने सेंस ऑफ रीजन से जान सकते हैं। और जो विजिबल वर्ल्ड में जिस थॉट से हम चलते हैं, वो हमारा मेयर बिलीफ है, परसेप्शन है, ओपिनियन है, इमेजिनिंग है, वो ट्रू नॉलेज नहीं है, वो इल्यूजन है। और ये जो पूरी मैंने बात बताई थ्योरी ऑफ फॉर्म की आपको, प्लेटो की, वो एक तरह से आइडियलिज्म इसको बोलते हैं। मतलब इसका जो उल्टा होता है मैटेरियलिज्म है, जो मार्क्स ने दिया। मतलब कि दुनिया में जो चीज को हम छू सकते हैं, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन से है, वही ट्रू है और कुछ नहीं है। कोई आइडिया से नहीं चलता है दुनिया। जबकि आइडियलिज्म कहता है, तो ये थ्योरी ऑफ फॉर्म कहता है कि पूरी दुनिया में जो ट्रू, जो
इटर्नल, जो शाश्वत सत्य, वो आइडिया है, वो कॉन्सेप्ट है, वो फॉर्म है, और जो रियल मूर्त चीज है जिनको हम छू सकते हैं वो उसकी प्रतिछाया है, उसकी कॉपी है, उसका एक तरह से केवल शैडो है, वो सही नहीं है। ये इसेंशियलिज्म भी है। इसेंशियलिज्म मतलब किसी भी चीज के होने का जो सेंस है उसी से वो चीज को हम जानते हैं कि वो है। इसके उल्टा जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है, जो इसको नकारता है इसेंशियलिज्म को। यहाँ हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। मेटाफिजिक्स भी इसी को कहते हैं कि साइंस ऑफ बीइंग, मतलब कोई चीज है उसका क्या मायने है। कोई टेबल है, कोई आदमी है, कोई घोड़ा है, तो वो है क्या, उसके होने का मायने क्या होता है, वो मेटाफिजिक्स है। तो ये सब फिलॉसफी के इन ब्रांचेस को ये टच करता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। आइए अब प्लेटो के अनुसार जो सुप्रीम फॉर्म है, जिससे बड़ा कोई फॉर्म या आइडिया या एसेंस नहीं है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो है आइडिया ऑफ द गुड, भले, अच्छा, जिसको हम किसी भी वर्ड से जाने, जो सबसे अच्छा है। So good is the supreme form, supreme idea, supreme essence, and all other forms subordinate to it. उनका मानना था idea of the good is the end, goal or fulfillment or purpose for which all things exist. उनका मानना था कि जितनी वस्तुएं या जितनी भी इंटिटी इस वर्ल्ड में है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनका पर्पस है टू हैव गुड लाइफ। मतलब एंड गोल पर्पस जो है वो गुड होना है, फुलफिल्ड लाइफ, गुड लाइफ। And thus it alone gives the intelligibility, truth and goodness to all other forms. और जितने अदर फॉर्म्स है, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे इक्वलिटी हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे टेबल चेयर या एनीथिंग हो, उन सब को जो रोशनी देता है, जिसको मीनिंग देता है, वो गुड जो फॉर्म है वही देता है। सो उन्होंने एक और एलिगरी या एक मेटाफोर यूज किया सूरज का। उनका कहना था कि गुड का जो फॉर्म है वो सूरज के जैसा है। सूरज की रोशनी ना केवल सूरज को दिखाती है, मतलब हम सूरज की रोशनी में सूरज को देख पाते हैं, बल्कि सूरज की रोशनी से ही बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको हम देख पाते हैं। उसी तरह जो गुड का जो फॉर्म है वो ना केवल अपने गुडनेस के जो फॉर्म है उसको वो विजिबल करता है, बाकी सभी फॉर्म्स को भी वही हमें मीनिंगफुल बनाता है। So idea of the good that it is the universal author of all things beautiful and right. ये प्लेटो के वर्ड में ट्रांसलेटेड है। The idea of good is the universal author of all things beautiful and right, parent of light and the lord of light in this world, and the source of truth and reason in the other. जो भी सत्य है वो गुड है, जो भी रीजन है वो गुड है। The good is not the essence, but far exceeds essence in dignity and power. इनका कहना था कि ये normal essence नहीं है, ये essence of essence है। So it is the end goal purpose of human life is to lead good life. Purpose of community or state is to help individual lead good life. एंड जस्ट सोसाइटी कौन होता है? जहां पे कि जस्ट ऑर्डर होता है, जहां गुडनेस होता है, जहां कॉमन गुड को सभी बढ़ावा देते हैं। सो इंडिविजुअल इज ड्यूटी बाउंड टू वर्क फॉर द कॉमन गुड, सर्वहित, सबके भले, सबके अच्छे के लिए काम करना जो है ये इंडिविजुअल का एक कर्तव्य है अपने सोसाइटी, अपने स्टेट के लिए। तो आइडिया ऑफ द गुड बहुत ही प्राइम आइडिया है थ्योरी ऑफ फॉर्म का। सुप्रीम फॉर्म है, एक तरह के सनलाइट है जिससे सभी अदर फॉर्म जो है इनलाइटेंड होते हैं, मीनिंग पाते हैं। तो इसको समझना जरूरी है। जब आपको एग्जाम में थ्योरी ऑफ फॉर्म आए तो आइडिया ऑफ द गुड जो कि सुप्रीम फॉर्म है उसको आपको जरूर लिखना चाहिए। इस स्लाइड में हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। प्लेटो ने खुद जो है एलिगोरी दिया था, या एनालॉगी या मेटाफोर, इन सब का मायने क्या होता है? मतलब एक तरह का उसको समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उसको आप एलिगोरी या मेटाफोर कह सकते हैं, जो रियल नहीं है लेकिन आप उसको उससे आप तुलना करके किसी गूढ़ बात को समझ सकते हैं। उन्होंने 2 एलिगोरी दिया, इनफैक्ट 3 दिया, तो जो मैं 2 यहाँ समझा रहा हूँ आपको। एक उन्होंने दिया एनालॉगी ऑफ डिवाइडेड लाइन। उन्होंने बोला कि एक लाइन है, आप देखिए मैंने एक लाइन खींचा हुआ है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया है। एक उस डिवीजन के एक तरफ जो है इंटेलिजिबल वर्ल्ड है प्लेटो के अनुसार, दूसरी तरफ विजिबल वर्ल्ड है। मैंने आपको बताया इंटेलिजिबल वर्ल्ड वो है जिसको हम अपने नॉलेज यानी कि रीजन,
तर्क से, अंडरस्टैंडिंग से, विजडम से, फिलोसोफर होकर के, साइंस मैथमेटिक्स के सहारे से हम जान सकते हैं। वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज है, वो हमारे सेंसेस से हिडन रहता है, वो ट्रू है, रियल है, शाश्वत सत्य है, नहीं बदलने वाला है, हमेशा एक जैसा है, और वो वर्ल्ड ऑफ बीइंग है, वो इसेंस है, किसी चीज के होने का इसेंस है। यदि आप उसको जान लेते हैं तो समझिए आपको रोशनी मिल गई, आप ज्ञानवान हो गए, आप अंधकार से प्रकाश की तरफ चले गए। जो हमारे हिंदू में कहा जाता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब कैसे हम अंधकार से प्रकाश में जाते हैं। तो वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड, हमारी आंखें चौंधिया जाती है, खुल जाती हैं। और ये जो है केवल जो वाइज मैन है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ट्रू नॉलेज प्राप्त कर लिया है, जो फिलोसोफर हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको ही ये प्राप्त हो सकता है। और ये जो वर्ल्ड है वो हम अपने सेंसेस से मेयरली जो है इमेजिन करके और परसेप्शन से नहीं जान सकते हैं। उसको हमको बहुत मतलब एक तरह से साधना करके, ज्ञान की साधना, अपने तर्क के आधार पे, अपने रीजन के आधार पे, और बहुत सारे विधाओं का जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी का सहारा लेके हम उसको जान सकते हैं। विजिबल वर्ल्ड इसकी तुलना में जो लाइन के एक तरफ है वो दुनिया है जहां हम रहते हैं, जो उसमें हम चीजों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हम अपनी एक ओपिनियन बनाते हैं, बिलीव बनाते हैं। ये ऑब्जर्वेबल थिंग और ऑब्जेक्ट की दुनिया है, ये हमारे सेंसेस के द्वारा जानी गई दुनिया है। लेकिन ये रियल वर्ल्ड, इंटेलिजिबल वर्ल्ड का एक प्रति छाया है, उसकी एक कॉपी ही है, एक चेंज करता है, ट्रांजिएंट है, सब कुछ इसमें मुरझा जाता है। इसमें हर कोई आता है, पैदा होता है, मर जाता है, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन फूल होने का जो इसेंस है, जो ब्यूटी का इसेंस है, लोग ब्यूटीफुल होते हैं और अगली हो जाते हैं अपने लाइफ टाइम में ही, लेकिन जो ब्यूटी का जो इसेंस है वो हमेशा अनचेंजेबल रहता है, वो हमेशा ब्यूटीफुल रहता है। तो ये क्षण भंगुर है, ये जो दुनिया है जिसमें हम जीते हैं, ये वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग है, जो कैरिंग इसेंस, हम किसी चीज के इसेंस को लेके, किसी चीज के फॉर्म को लेकर के जो एक्चुअली चीजें बन जाती हैं, जो हमें दिखती हैं, उसकी दुनिया है। ये सबको दिखता है, किसी ऑर्डिनरी आदमी को भी दिखता है, क्योंकि ये हमारे सेंस ऑर्गन से चलता है, जबकि इंटेलिजिबल वर्ल्ड केवल वाइज मैन को दिखता है, हमें दिखता ही नहीं है। और एक तरह समझिए एलिगोरी, यदि देखिए केव का, नीचे मैंने आपको दो पिक्चर दिया है, दाहिने साइड में और बाएं साइड में। आप देखिए बाएं साइड में केवल डिफरेंस है कि कुछ लोग जो हैं वो सनलाइट में निकल गए हैं। केव की एलिगोरी क्या है, आप ठीक से समझने की कोशिश कीजिए इसे। प्लेटो ने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमारी जो सेंस की जो दुनिया है, विजिबल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, एक तरह की गुफा में है, जिसमें हम चेन में, मतलब हमें जंजीरों में जकड़े हुए हम हैं। इसको बताने के लिए हमें दास्ता, मानसिक दास्ता को बताने के लिए, और उसमें पूरा अंधेरा है, वहां सन की रोशनी नहीं आ रही है, केवल एक आग जल रही है, आप देख सकते हैं। उस आग के शैडो में, छाए में, जैसे मान लीजिए पीछे कोई पुतला, जैसे कि कठपुतली डांस होता है, उस टाइप का ऐसे मान लो हो रहा है, तो उसकी जो दीवार पे जो छाया बन रही है, उसी को हम देख रहे हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये गुलाब का फूल है, ये टेबल है, ये आदमी है, ये इंसान है, ये घोड़ा है, ये बंदर है, इसको देख रहे हैं। वो एक्चुअल में हम नहीं जान रहे हैं कि क्या इंसान है, क्या घोड़ा है, क्या बंदर है, क्या फूल है, इसको हम नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो सनलाइट में ही दिखेगा, हम यहाँ पे उसकी प्रति छाया केवल देख रहे हैं। लेकिन यदि उस केव से कोई आदमी अपने ज्ञान, अपने नॉलेज, अपने साधना के बल पे यदि उस गुफा से निकल के आता है, तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है, वो देखता है कि सूरज की रोशनी है और यहाँ पे चीजें सब कुछ विजिबल उसको दिखता है। वहां उसको घोड़ा दिख रहा है, वहां उसको बंदर दिख रहा है, वहां उसको फूल दिख रहा है, वहां उसको ब्यूटी दिख रही है। तो उसकी पहले तो आंखें चौंधिया जाती है, वो समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है, और उसको लगता है केव में तो बस हमें झिलमिलाता हुआ कुछ चीजें दिख रही हैं। तो वो फिलोसफर हो जाता है, वो ज्ञानवान हो जाता है। उसमें से कुछ ज्ञानवान अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके फिर से केव में वापस आते हैं, प्लेटो बोलते हैं, केवल इसलिए कि अपने फेलो मैन, जो उनके साथी हैं, उसको वो ज्ञान बांटना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि तुम जो केव में देख रहे हो, ये तो बस प्रतिछाया है, ये तो शैडो है, एक्चुअल जो है वो सन के लाइट में है, वो ये है। और फिर उससे कुछ लोग और ज्ञानवान होकर के केव से बाहर निकलते हैं। ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी यही होता है कि गुरु आपको जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु कहलाता है। तो इसको आप केव की एलिगोरी आप इस हिंदू मैथोलॉजी में भी देख सकते हैं, और भी धर्म में ऐसे होते होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेलिजिबल वर्सेस विजिबल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियाज वर्सेस वर्ल्ड ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, जो अपने सेंस से देखते हैं, दोनों में क्या फर्क है। आप इसको समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि ये जो ये पूरा आइडियलिज्म है प्लेटो का,
ये एक फिलॉसफी की एक धारा है, ये नहीं है कि यही सच है। और इसको बहुत लोग इसको नकारते भी हैं, इसको यूटोपिक और आइडियलिस्ट मानते हैं, जैसे मार्क्स ने और कई मटेरियलिस्टिक जो थिंकर हैं उन्होंने इसको नकार दिया। और अभी जो पोस्ट मॉडर्निज्म वर्ल्ड है, मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा है, उसमें तो बिल्कुल इसको नकार दिया जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म में तो ये कहा जाता है कि जो हम अपने सेंस ऑर्गन से देखते हैं वही सच है, और हर आदमी का सच अलग अलग है। आप जो देखते हैं आपके लिए सच है, और जो दूसरा देखता है सेम चीज को उसके लिए वो सच है, और दोनों ही सच जो है वो कंपेरेबल नहीं है। आपका सच अपना सच है, उनका सच उनका सच है। तो ये जो आइडियाज जो मैंने आपके प्लेटो को दिए, आप इसको जस्ट समझिए कि उन्होंने दिया, ये कोई सच्चाई ऐसा है और यही शाश्वत सत्य है ऐसा समझने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको क्रिटिकल होना चाहिए, एग्जामिनेशन में भी क्रिटिकली आप इसको लिखिए। आइए 2 स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो के अनुसार उन्होंने कैसे इसको देखा है। आपको मैंने जस्टिस कई वीडियोस में बताया है। जस्टिस के मायने जो है समय के साथ बदलते रहे हैं। अभी के ज़माने में इसका ज़्यादा लीगल मायने है, एक तरह का सबका एक हक है जिसको सुरक्षित किया जाता है समाज में बाय जस्ट प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कोर्ट एंड जजेस एंड ऑल उसके द्वारा। लेकिन उस समय में, और यदि रॉल का देखिए तो उन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस की परिकल्पना की, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, समाज में जो है कैसे बंटवारा होना चाहिए इनकम वेल्थ का, अमीर गरीब के बीच में बहुत खाई नहीं होनी चाहिए, और जो सबका जो ड्यू है वो मिलना चाहिए, फेयर जस्टिस एज फेयरनेस। प्लेटो का यदि हम देखें तो उनके लिए आप समझिए हम बात कर रहे हैं मतलब बहुत पहले 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जबकि ह्यूमन सिविलाइजेशन एक तरह से जो है करवट ले रहा था, और बहुत पुरानी बात है। वहां पे देखिए ये फिलोसफर क्या कहता है कि जस्टिस उनके अनुसार से इट डिनोट राइट कंडक्ट, ये सही ढंग से जो व्यवहार करना एक इंडिविजुअल के लिए, और समाज में कैसे इंडिविजुअल एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो है राइट कंडक्ट, है मोरलिटी है, जिसको धर्म से भी आता है। मैंने आपको बताया है कि ये मोरल ड्यूटी जैसी है, और ड्यूटी है हमारी। और ये हार्मनी है, मतलब हार्मनी आदमी के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि उसकी आत्मा में जो डिफरेंट पार्ट है या एलिमेंट है उसके बीच में हार्मनी, इंटरनल हार्मनी, और समाज में हार्मनी, समाज में जो लोग हैं उनके बीच में ऐसा तारतम्य जिससे कि एक हार्मोनियस होल हो। सो डूइंग व्हाट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, और ये भी बताता है कि एक इंडिविजुअल को क्या करने से अल्टीमेट जो है खुशी मिलती है, फुलफिलमेंट होता है कि हमारा लाइफ सफल हो गया, एक गुड लाइफ का उनको फीलिंग होता है। और समाज में भी कैसे जो है खुशहाली आती है, फुलफिलमेंट आती है, कॉमन गुड जिसको बोलते हैं वो पूरा होता है। ये जो करने से होता है वो वर्च्यू जो है वो जस्टिस है प्लेटो के अनुसार। सो जस्टिस इज द प्राइम वर्च्यू विच गाइड अदर वर्च्यू। उन्होंने कहा कि 4 मेन वर्च्यूज हैं समाज में भी, इंडिविजुअल में भी। विजडम जो कि रीजन से आता है, नॉलेज से आता है। करेज जो आपके स्पिरिट से आता है, उनका कहना था सोल में जो हमारी स्पिरिट होती है वो करेज एंड ऑनर की वर्च्यू लाती है। और टेम्परेंस, टेम्परेंस मतलब कि जो हमें सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट है, जो हम डे टू डे काम करते हैं, अपने एपेटाइट को पूरा करते हैं, हमारे सेंसेस को जो अच्छा लगता है, प्लेजर, वो जो हम करते हैं उसको यदि हम कंट्रोल करना सीख जाए तो वो जो वर्च्यू है वो टेम्परेंस की वर्च्यू है, सेल्फ कंट्रोल की वर्च्यू है। तो विजडम, करेज, टेम्परेंस की जो वर्च्यू है, इन सब को ओवर आर्किंग जो वर्च्यू गाइड करता है, जो इसको सफल बनाता है, वो वर्च्यू ऑफ जस्टिस है। इसके अलावा यदि सोसाइटी में देखिए, प्लेटो हमेशा कम्युनिटेरियन रहे हैं, वो कम्युनिटी के बारे में सोचते रहे हैं, ह्यूमन को वो सोशल एनिमल मानते हैं, उनका सोशल ड्यूटी उनको हमेशा दिखता है। तो उनके अनुसार से जस्टिस एक बॉन्ड है जो बांधता है इंडिविजुअल को एक दूसरे से और सोसाइटी से, और वो आदमी को एक हार्मोनियस, गुड और सोशल लाइफ जीने में मदद करता है। इसके अलावा उनका मानना था कि जस्टिस जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, यूनिवर्सल है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, बनाया हुआ कानून नहीं है लोगों के द्वारा, ये कोई रेमेडियल मेजर नहीं है कि यदि अनजस्टिस हो गया तो उसको हम पूरा करेंगे जस्टिस से, कोई लीगल नहीं है, कोर्ट कचहरी ये उनका मामला नहीं था, और ना ही ये किसी सामाजिक कन्वेंशन और किसी और चीज से निकलता है। ये बिल्कुल एक तरह का फॉर्म जो आपने देखा, एक आइडिया, एक इटर्नल वर्च्यू जो कि
यूनिवर्सल है, जो कि नेचुरल है, सदा शाश्वत है और जो हमेशा सबके अच्छे के लिए होता है। जस्टिस कभी किसी का बुरा नहीं करता है, वो हमेशा एक इंडिविजुअल को भी हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और गुड लाइफ प्रदान करता है और एक सोसाइटी को भी। तो वो जस्टिस है। और क्या नहीं है जस्टिस, ये भी आपको थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि जो रिपब्लिक, जिस बुक में उन्होंने जस्टिस के बारे में सबसे अधिक लिखा है, इनफैक्ट रिपब्लिक जो उनकी बुक है उसका सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। तो एक तरह से समझ लीजिए कि थ्योरी ऑफ जस्टिस की बुक है रिपब्लिक। उसमें एक डायलॉग के फॉर्म में आपको पता है कि सोक्रेट्स और कई अन्य पात्र जो हैं लगातार डायलॉग करते हैं, उसके थ्रू ही वो अपनी थ्योरी और अपनी फिलॉसफी को लोगों को बताते हैं अपनी किताबों में। कोई ट्रीटीज नहीं है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है। वहां पे उस डायलॉग में जो पात्र हैं, सोक्रेट एक एक करके काटते हैं। वो पात्र कहते हैं कि जस्टिस क्या लीगल राइट है? सोक्रेट कहता है नहीं, ये कोई लीगल राइट नहीं है। क्या गिविंग ईच मैन्स हिज ड्यू है? मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको बंदूक जो है रखने के लिए दिया और कहा कि 10 साल बाद जो है मुझे लौटा देना जब मुझे जरूरत पड़ेगी, और 10 साल बाद वो आदमी पागल हो गया। तो सोक्रेट कहता है क्या आप एक पागल आदमी के हाथ में बंदूक दोगे? तो कई बार गिविंग ईच मैन हिज ड्यू या अपने ऋण को लौटाना, ये भी जस्टिस नहीं होगा। स्पीकिंग ट्रूथ, आपको पता है हम लोगों के संस्कृत में कहावत है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रियम, यानी कि जो सत्य है लेकिन कड़वा है वो कई जगह आपको नहीं बोलना होता है। कई जगह झूठ जो है वो सच से अच्छा जस्टिस को फुलफिल करता है। इसलिए स्पीकिंग ट्रूथ भी नहीं है। बीइंग ऑनेस्ट, कई जगह जो है आप ऑनेस्टी जो है आपके दांव पे लग जाती है, जहां क्वेश्चन आ जाता है उससे भी अधिक हायर वर्चूज की, जो सोसाइटी के लिए कई बार आप देखिए कि जो स्पाई करते हैं वो क्या ऑनेस्ट रह पाते हैं? लेकिन वो ऑनेस्ट अपने ड्यूटी के लिए है। यदि ऑनेस्टी का जज करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि जासूस किस तरह का ऑनेस्टी फॉलो करते हैं, तो ऑनेस्टी भी नहीं है। डूइंग राइट थिंग्स, मतलब कि गुड टू फ्रेंड एंड हार्म टू एनिमीज, मतलब अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार करो और दुश्मन को चोट पहुंचाओ, ये भी नहीं है जस्टिस। सोक्रेट कहते हैं नहीं, जस्टिस सबके लिए अच्छा करता है, इवन दुश्मनों के लिए भी जस्टिस अच्छा करेगा। और दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये तो हम जान ही नहीं पाएंगे। तो यदि ऐसा करेंगे तो कई बार अपने हम दोस्तों का हार्म कर लेंगे और दुश्मनों का भी। इट इज नाइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर और वीकर। कई पात्र उनके रिपब्लिक में कहते हैं कि लॉ जो बनती है, कानून बनता है जिसको हम जस्टिस देने के लिए बनाते हैं, वो तो जो रूलर होते हैं, जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है। कई पात्र कहते हैं नहीं, उल्टा है, जो वीकर हैं वो जस्टिस को सुरक्षित करना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे को हार्म कम पहुंचा सकते हैं, उनको हार्म ज्यादा हो सकता है, इसीलिए वो जस्टिस की परिकल्पना करते हैं। वो मानते हैं कि हम पूरा करेंगे, आप हमें जस्टिस दो। तो इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ वीकर होता है। प्लेटो का कहना है, सोक्रेट के मुंह से वो कहलवाते हैं कि नहीं, ये ना तो इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर है ना वीकर, ये पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज का ये भला करता है, हैप्पीनेस लाता है, फुलफिलमेंट लाता है, हारमोनियस लाइफ लिव करने में एक इंडिविजुअल को मदद करता है। ये इंडिविजुअल गुड लाइफ को भी डिफाइन करता है और सोशल गुड लाइफ या कॉमन गुड को भी। ये है जस्टिस। इस स्लाइड में हम जस्टिस के और प्लेटो के मायने समझने की कोशिश करेंगे, जहां वो कहते हैं कि जस्टिस जो है प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक वर्च्यू है। एक इंडिविजुअल भी जस्ट होता है, एक समाज भी जस्ट होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनफैक्ट उन्होंने बोला दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया है कि जो सोल है, जो आत्मा है, जो सेल्फ है, उसका नेचर प्लेटो के अनुसार ऐसा है कि वो तीन एलिमेंट्स में बटा हुआ है, या तीन उसके जो है कंपोनेंट है। एक है उसका रीजन, जो उसको विजडम देता है, नॉलेज देता है। दूसरा स्पिरिट है, जो उसको करेज देता है, उसको ऑनर देता है। और तीसरा एपेटाइट है, जो उसको प्लेजर, पेन देता है, जो बॉडीली, जो हम सुख और दुख जिसको हम सेंस ऑर्गन से लेते हैं। उनका कहना है कि जब रीजन गवर्न करता है स्पिरिटेड एलिमेंट एंड बॉडीली एपेटाइट को, मतलब ये जो पैशन और डिजायर जो है जब रीजन से गाइडेड होता है किसी इंडिविजुअल के सोल में, तो उसका सोल जो है जस्ट होता है। और ऐसा सोल जो है वो हारमोनियस होता है, और ऐसा सोल जो है मोरल होता है, वर्चुअस होता है। और इस तरह का सोल एक इंडिविजुअल के लिए हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और गुड लाइफ लाता है। तो इंडिविजुअल में क्या हुआ जस्टिस? जस्टिस हुआ कि उसका जो सोल, जो आत्मा के जो तीन कंपोनेंट हैं, उसमें इस तरह का नाता हो, ऐसा हार्मोनी हो कि रीजन जो है टॉप पे रह करके वो गाइड और गवर्न करे उसके स्पिरिट एलिमेंट को और एपेटाइट एलिमेंट को। यानी
कि आप ऐसा ना हो कि भूखे हो जाओ, कि हमें जो है अधिक से अधिक पैसा चाहिए, अधिक से अधिक पावर चाहिए, एपेटाइट के पीछे ना पड़ जाओ, या केवल ओनर और वैलोर के पीछे ना पड़ जाओ कि हम सबको मार काट के हम सबसे जो है ताकतवर बन जाएंगे। नहीं, रीजन जो है आपको टेम्परेंस देगा, आपको गाइड करेगा, सेल्फ रेस्ट्रेंट बनाएगा, आप में एक हार्मनी लाएगा कि आप में स्पिरिट भी होना चाहिए, मतलब ऑनर और वैलोर भी होना चाहिए, सुख दुख और प्लेजर पेन भी होना चाहिए, बस सब कंट्रोल में, और वो रीजन से गाइडेड होगा, ऐसा आदमी जस्ट होगा। दूसरा उनका कहना था कि जो इंडिविजुअल हु परफॉर्म सोशल ड्यूटी व्हाट इज बेस्ट सूटेड टू हिम फॉर कॉमन गुड, जो सोसाइटी का कॉमन गुड के लिए एक इंडिविजुअल वो कार्य करता है जिसके लिए नेचर ने उसको बेस्ट बनाया है। जैसे यदि उसके पास सबसे अच्छा रीजन है तो वो रूरल बनता है, यदि उसके पास बहुत स्पिरिट एलिमेंट बहुत हाई है तो वो ऑक्सिलरी क्लास यानी मतलब सोल्जर बनता है, सुरक्षा करता है, और यदि उसमें एपेटाइट की जो है एलिमेंट बहुत ज्यादा है तो वो जो है प्रोड्यूसर बनता है, समाज को के लिए पैदा करता है, खिलाता है, और अपने प्लीजर और पेन को जो है टेम्परेंस में रखता है, मतलब सेल्फ कंट्रोल में रखता है। तो ये इंडिविजुअल जस्ट है। अब सोसाइटी कैसा जस्ट, आप इससे समझ गए होंगे, सोसाइटी वो जस्ट है जो कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी 3 क्लास में बटी हुई है, जो कि 3 जो सोल के एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। जिसमें रीजन का एलिमेंट होता है वो रूरल होते हैं, जिसमें स्पिरिट का एलिमेंट ज्यादा होता है वो ऑक्सिलरी या सोल्जर क्लास होते हैं, इन दोनों मिलके गार्जियन कहलाते हैं, और जिसमें एपेटाइट का स्पिरिट एलिमेंट बहुत ज्यादा है वो प्रोड्यूसर क्लास है, खेतीहर क्लास है, गृहस्थ हैं। तो ये 3 क्लास में स्पेसिफाइज हो जाना समाज का, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाना, और तीनों क्लास के जो इंडिविजुअल हैं अपनी ड्यूटी को बेस्ट एक्सेलेंट वे में निभाना, इस तरह से कि वो सेल्फ में भी एक्सेलेंस लाए और स्टेट जो सोसाइटी में भी एक्सेलेंस लाए। ये जस्ट सोसाइटी का रूप होता है, जहां पे कि जो इंडिविजुअल जो कर सकता है, जो क्लास जो कर सकता है, वो अपनी ड्यूटी पूरे तन मन धन से या अपने पूरे शक्ति से, अपने पूरे एक्सेलेंस से कॉमन गुड को अचीव करने के लिए, लेकिन अपने भी प्राइवेट गुड और फुलफिलमेंट को साथ में अचीव करते हुए करता है। ऐसा सोसाइटी जस्ट होता है। Each one should perform social duty for which one is best fitted by nature. Obviously, and society, ऐसे में सोसाइटी एक यूनिफाइड होल के जैसा दिखता है, एक ऑर्गेनिज्म के जैसा दिखता है, एक हार्मोनियस ऑर्गेनिज्म के जैसा दिखता है, जिसके की सभी जो पार्ट हैं, जो रूरल ऑक्सिलरी प्रोड्यूसर क्लास और हर इंडिविजुअल जो है उसके सेल या टिश्यू के जैसा है, जो कि अपने अपने सेल्फ फुलफिलमेंट करते हुए, अपने अपने को बेस्ट गुड लाइफ लीड करते हुए कॉमन गुड को पूरा करने के लिए एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड वे में जो है एक्ट करते हैं। ऐसा सोसाइटी जस्ट सोसाइटी होता है। एंड जस्टिस जो है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में कहा, तो ऐसे में एक बॉन्ड बन जाता है, एक कड़ी बन जाती है, जो कि इंडिविजुअल को सोसाइटी से जोड़ता है, और ये हेल्प करता है टू अचीव हाईएस्ट गुड ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब इसको प्राइवेट गुड कह लीजिए, एंड द होल सोसाइटी का जो कॉमन गुड है इसको अचीव करने में जस्टिस। तो जस्टिस इंडिविजुअल को भी जस्टिस इंडिविजुअल को भी उसके गुड लाइफ या फुलफिल्ड लाइफ या हैप्पीनेस से भरा हुआ लाइफ लीड करने में हेल्प करता है, और सोसाइटी को भी जो है उसके कॉमन गुड को फुलफिल करने में हेल्प करता है। सो ये लिंक दोनों में एक ही है। इसका मतलब ये है कि जस्ट इंडिविजुअल होगा तभी जस्ट सोसाइटी होगा। इस तरह से इंडिविजुअल और सोसाइटी एक पार्ट और होल, एक यूनिफाइड हो जाता है थ्रू जस्टिस, एज पर द व्यू ऑफ प्लेटो। These are the references you can refer. Online resources are also from where I have taken. Of course, this is not comprehensive. I read a lot more to discuss all these. And thanks for watching. If you have liked the video, please share it and subscribe it, because it will help me in maintaining my passion and take this knowledge to many other students. Be safe, enjoy whatever life gives you in this period of transition and pandemic, and see you with next video. Bye. Be safe.